नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको धोखा कहानी का पार्ट 2 सुनाने वाली हूँ। तो जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट हमारे चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैंने महिमा नाम की लड़की का रिश्ता स्वीकार कर ही लिया। मैं तस्वीर लेकर घर पहुंची तो बड़ा अजीब सा मंजर देखने को मिला था। मेरा पति सोफे पर बैठा हुआ था जबकि मेरी सास और ननद उसके सामने बैठी हुई थी। मेरी ननद बोली, भाई आप एक बांझ लड़की के साथ पूरी जिंदगी क्यों गुजारना चाहते हो? मैंने और मम्मी ने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी लड़की देखी है, तुम उससे शादी कर लो। जिस पर राहुल बोला, आप दोनों अब बस भी करो। मैंने अपनी पसंद की शादी करके कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं किया है कि आप लोग मुझे हर वक्त ताने देते रहते हो। मैंने आपसे कह दिया है कि अंजलि के अलावा मैं किसी और को स्वीकार नहीं करूंगा। वह मेरी पत्नी है और मरते दम तक वही मेरी पत्नी रहेगी। जहां सास और ननद की बातों ने मेरा दिल छलनी कर दिया था, वहीं राहुल की बातें सुनकर मुझे बहुत ही हिम्मत मिली। मैं उनसे कुछ बोले बिना ही कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद राहुल भी मेरे पीछे आ गया और वह कहने लगा कि तुम मम्मी और दीदी की बातों को दिल पर मत लेना। मैं बोली, आप दूसरी शादी कर लो। तो राहुल मेरी बात सुनकर हैरान हो गया। वह कहने लगा, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। मैंने कहा, आपको दूसरी शादी की इजाजत मैं खुद आपको दे रही हूँ, मगर आप मेरी पसंद की लड़की से ही शादी करेंगे, अपनी माँ की पसंद की लड़की से नहीं। राहुल कहने लगा, तुम्हारे अलावा मैं किसी और को स्वीकार नहीं कर सकता, फिर वह चाहे तुम्हारी पसंद की हो या फिर मम्मी की पसंद की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मैं बोली, मुझे बच्चों की इच्छा है और अगर आपकी शादी हो जाएगी तो हमारे घर भी बच्चे होंगे और मेरी तरसती हुई ममता को सुकून मिल जाएगा। राहुल ने इनकार कर दिया और कमरे से बाहर चला गया, जबकि मैं वहीं बैठी रोती रही। सच तो यह है कि मुझे भी बच्चों की कोई इच्छा नहीं थी। मैं तो यह सब बस राहुल को खोने के डर से कर रही थी। खैर कुछ दिन मेरे और राहुल के बीच नाराजगी रही थी, मगर मैंने रो रो कर उसे दूसरी शादी करने के लिए तैयार कर ही लिया था। मगर मैं खुश नहीं थी। मैंने महिमा को अपनी सहेली बना लिया और जिस दिन महिमा मेरी सौतन बनकर मेरे घर आई, उस दिन मेरी सास ने खूब हंगामा मचाया था। उन्होंने राहुल के साथ भी बहुत लड़ाई की थी और कहा कि कम से कम दूसरी शादी तो मेरी मर्जी से कर लेते। सास को यूं जलता हुआ देखकर वैसे तो मुझे सुकून मिल जाना चाहिए था, मगर मैंने वह पूरी रात अंगारों पर गुजारी थी। मैं पूरी रात रोती रही और यह ख्याल मेरी रूह को छल्ली करने के लिए काफी था कि जिस इंसान की आंखों में सिर्फ मेरे लिए मोहब्बत हुआ करती थी, आज वह किसी और को देखकर मुस्कुरा रहा होगा। जिस इंसान की बाहों में अब तक मैं सोती आ रही थी, आज उसकी बाहों में कोई और सो रही होगी। मुझे एक पल भी सुकून नहीं मिल रहा था। मैंने पूरी रात करवटें लेते लेते गुजार दी और जब सुबह हुई तो मैं जल्दी से अपने कमरे से निकल आई, क्योंकि मैं राहुल से मुलाकात करना चाहती थी। मगर वह तो दिन के 10 बज जाने पर भी कमरे से बाहर नहीं निकला था। मैंने अपनी सौतन महिमा से पूछा तो वह कहने लगी, राहुल तो सो रहे हैं। मैंने उसकी तरफ घूर कर देखा और बोली, तुमने उसे जगाया नहीं? तब महिमा रोने लगी और बोली, राहुल ने मुझसे कहा है कि उन्होंने यह शादी सिर्फ आपकी जिद की वजह से की है और अब मैं किसी भी तरह उन पर अपना हक न जताऊं, नहीं तो वह मुझे तलाक देकर घर से निकाल देंगे। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन मैं उन्हें जगाने की हिम्मत नहीं कर सकती। अगर उन्होंने मुझे अपने घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊँगी? मैं फिर से अपने चाचा चाची के घर जाने का सोच भी नहीं सकती, क्योंकि मेरी चाची मुझ पर बहुत जुल्म करती है। और तब मुझे सुकून मिला कि रिश्ते करने वाली आंटी ने तो सच में मुझे बहुत ही मजबूर सी लड़की ढूंढ कर दी है। खैर मैंने सोचा कि राहुल मुझसे नाराज होंगे, खुद ही जब मूड ठीक हो जाएगा तो कमरे से बाहर निकल आएंगे। मगर मेरी यह गलत फहमी थी। राहुल की शादी को आज तीसरा दिन था, मगर वह अब भी कमरे से बाहर नहीं निकला था। मुझे अब अजीब से ख्याल सताने लगे थे, इसलिए जब एक दिन महिमा किचन में बिजी थी तो मैं उसके कमरे में चली गई। राहुल अपने मोबाइल पर बिजी था। कदमों की आवाज सुनकर बोला, आ गई मेरी प्यारी महिमा। शब्द थे या हथौड़े जो मेरे सर पर आकर लगे थे। मैं वापस उन्हीं कदमों से लौट आई और सोचने लगी, क्या सिर्फ 3 ही दिनों में महिमा ने राहुल को अपना बना लिया? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, मेरा दिल बहुत ही तड़प रहा था। फिर मैं अपनी सास के कमरे की तरफ बढ़ी, तब मुझे पता चला कि मेरी ननद भी आई हुई थी और मेरी सास अपनी बेटी से कह रही थी कि देखा ना तुम्हारी माँ कितनी सयानी है।
मैंने एक ही चाल चली कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। अंजलि बेचारी को तो यह भी नहीं मालूम है कि उसने अपने पति की शादी जिस लड़की से करवाई है वह मेरी ही पसंद की लड़की थी, और फिर राहुल भी महिमा पर पहली ही नजर में फिदा हो गया था। और यह सब तो इस लालची औरत की वजह से हुआ है जिसने अंजलि को बेवकूफ बनाया है। और यह सब सुनकर मेरा दिल फटने लगा था। फिर मेरी सास आगे बोली, मैंने अंजलि को खाने में बच्चा न होने वाली इतनी गोलियां खिलाई है कि अब वह सच में बांझ बन चुकी है। और यह सब शब्द थे या पत्थर जो मेरे शरीर पर बरस रहे थे। मैं जल्दी से अपने पति के कमरे की तरफ गई ताकि उसको बता सकूं कि आकर अपनी माँ और बहन की बातें सुने कि उन्होंने मुझ पर कितना जुल्म किया है। और जब मैं राहुल के कमरे की तरफ गई तब वह महिमा से कह रहा था कि मैंने जज्बात में आकर बहुत ही गलत फैसला कर लिया था। जब मैं अंजलि को भगाकर लाया था तो शादी के कुछ ही समय बाद मुझे अपनी गलती का एहसास होने लगा था, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अंजलि के भाइयों को पता चल चुका था कि वह मेरे साथ आई है और इसलिए वह मुझे फोन करके धमकाते रहते थे कि हमारी बहन घर से भागी जरूर है मगर अभी वह अकेली नहीं है। अगर तुमने हमारी बहन का ख्याल नहीं रखा तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं वहां रह कर आया हूं और मुझे पता है कि वह लोग कितने खतरनाक है, इसलिए मैं अंजलि को छोड़ने का सोच भी नहीं सकता था। लेकिन मम्मी ने मोहल्ले की एक औरत के साथ मिलकर मेरी पत्नी को पागल बनाया और उसी की हाथों से मेरी शादी तुम्हारे साथ करवा दी। और मेरी जान महिमा, तुम भी मुझे पहली ही नजर में भाग गई थी और अब जिंदगी भर तुम मेरे साथ रहोगी। हाय, मैं यह सब क्या सुन रही थी। यह वही राहुल था जिसकी वजह से मैंने खुद को दांव पर लगा दिया था। फिर मैं दबे कदमों से राहुल के कमरे में चली गई। वह मुझे अपने सामने देखकर हैरान हो गया क्योंकि उसे उम्मीद भी नहीं थी कि मैं उसका राज इतनी जल्दी जान जाऊंगी। फिर मैं बोली, राहुल, अगर छोड़ना ही था तो यूं ही छोड़ देते। मुझे बांझ बनाना जरूरी था क्या? किसी इंसान से भगवान की दी हुई सौगात छीन लेना उसका खून कर देने के बराबर होता है। और तुम सब ने मिलकर मुझे बेमौत मार दिया है। और इतना कहकर मैं उसके कमरे से निकल आई और अपने कमरे में आकर मैंने दरवाजा बंद कर लिया। राहुल मेरे पीछे आया और कमरे का दरवाजा खटखटाता रहा मगर मैंने दरवाजा नहीं खोला। फिर उसी रात मैं राहुल के घर से और उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकल आई। मैं अब एक अनाथ आश्रम में रहती हूँ। मैंने राहुल से अभी तक तलाक नहीं ली है क्योंकि अब मुझे किसी भी मर्द पर विश्वास नहीं था, तो फिर तलाक लेने का क्या फायदा। मैं कभी कभी अपनी मम्मी से फोन पर बात कर लिया करती थी। वह मुझसे मिलने भी आती थी और वह मुझे घर ले जाना चाहती थी, मगर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने भाइयों और अपने पिता का सामना कर सकूं। फिर एक दिन अपनी किस्मत पर बैठी आंसू बहा रही थी, तभी बाहर बैठा गार्ड मेरे पास आया। उसके हाथ में एक लिफाफा था और उसने मुझे देते हुए कहा, मैडम जी, यह लिफाफा एक आदमी आपके लिए लेकर आया है। उस लिफाफा पर नजर पड़ते ही मुझे पहले ख्याल आया कि राहुल का होगा और इस ख्याल के साथ ही बेतहासा नफरत मेरे दिल में उमड़ आई। अब तो मुझे राहुल के नाम से भी नफरत हो गई थी और खुद पर हंसी आती थी कि कभी मैंने राहुल को दिलो जान से चाहा था। जी चाहा कि वह लिफाफा उठाकर बाहर फेंक दूं और अपने इस ख्याल को पूरा करने के लिए मैं आगे बढ़ी ही थी। लेकिन फिर मैंने सोचा, राहुल मेरे लिए इतना कब से मेहरबान हो गया है कि वह मुझे कोई गिफ्ट भेजे। वह तो अपनी महिमा में खोया हुआ है और जो कुछ उसने और उसकी माँ ने मेरे साथ किया है उसके बाद तो मैं राहुल से किसी भी बात की उम्मीद भी नहीं कर सकती। फिर मैंने कुछ सोचकर वह लिफाफा उस गार्ड से ले लिया और अंदर अपने कमरे में बैठकर जब वह लिफाफा खोला तो मेरी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई, क्योंकि उसमें वही रंग बिरंगी कांच की चूड़ियां थी जो कभी मुझे किशन ने दी थी। उन चूड़ियों को देखते ही किशन का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ गया और हो न हो यह चूड़ियां मुझे किशन ने ही भेजी है। मैं फौरन दरवाजे की तरफ भागी और गार्ड से पूछा, यह चूड़ियां तुम्हें किसने दी है? तो उसने बताया कि जिस आदमी ने यह चूड़ियां दी है वह कब का जा चुका है, लेकिन साथ ही उस आदमी ने कहा है कि अगर अंजलि मैडम इन चूड़ियों को तोड़ दे तो तुम इन कांच की चूड़ियों के टुकड़ों को संभाल कर रख लेना और मुझे दे देना। यह टूटी हुई कांच की चूड़ियों के टुकड़े मेरी पूरी जिंदगी की पूंजी है। और यह सब देखने और सुनने के बाद किशन के लिए अचानक ही मेरे लब फड़फड़ाए और तभी लोफड़ और लापरवाह किशन का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। और मैंने सोचा कि क्या किशन को मैं अब भी याद थी? क्या किशन अब भी मुझसे मोहब्बत करता है? लेकिन अब मैं किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकती थी। लेकिन मैं कांच की उन चूड़ियों को हाथ में थामे वापस अपने कमरे में आ गई
और अगले दिन जब मेरी माँ मुझसे मिलने आई तो मैंने किशन के बारे में पूछा था और किशन के बारे में जो कहानी मुझे मेरी माँ ने सुनाई उसे सुनकर मेरा दिल तड़प उठा था। मेरी माँ ने बताया कि जिस दिन तुम राहुल के साथ घर से भागी थी उस दिन किशन बहुत रोया था। उसकी चीखों से पूरा गांव अपना दिल थाम के रह गया था। वह चीख चीख कर बस राधा राधा पुकार रहा था और तब मुझे याद आया कि किशन तो मुझे राधा ही तो पुकारता था। माँ ने बताया कि तुम्हारे जाने के बाद वह एकदम बदल गया है। उसने अपने बाप की सारी जमीनों को बेचकर गांव में एक स्कूल खुलवाया था क्योंकि उसे लगता था कि तुम उसे अनपढ़ होने की वजह से छोड़ गई हो। इसलिए स्कूल में टीचर रखकर उसने गांव के सभी बच्चों को फ्री में पढ़ाना शुरू किया। साथ ही साथ शहर में भी अपना एक बिजनेस खड़ा किया था जो कि धीरे धीरे तरक्की करता गया। और अब भगवान की कृपा से किशन के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन जितना भी उसके पास पैसा है उतना ही वह गरीबों को दान कर देता है। और वह कहता है कि मैं इतने सारे पैसों को अपने पास रखकर क्या करूँगा जब मेरी राधा ही मेरे पास नहीं है। ना हंसता है न बोलता है, बस चुपचाप अपने आप में खोया रहता है। और जब मैं और तुम्हारे पापा उसे देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि उसके हालात की जिम्मेदार खुद हमारी बेटी है। किशन के बारे में यह सब सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और मैं जल्द से जल्द किशन से मिलना चाहती थी। पता नहीं क्यों मेरा दिल किशन से मिलने के लिए मचल उठा था। फिर मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी मैं किशन से एक बार मिलना चाहती हूँ। और मेरी बात सुनकर मेरी माँ की आंखों में चमक आ गई थी। कहने लगी, अंजलि अगर तुम चाहो तो किशन के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकती हो। वह अब भी तुम्हारे इंतजार में है, लेकिन मैं अब कहाँ किशन के काबिल थी। मैं तो एक बांझ औरत और एक शादीशुदा औरत थी, लेकिन मैं एक बार किशन से मिलकर उसे माफी मांगना चाहती थी क्योंकि मैं उसकी मोहब्बत को पहचान नहीं पाई और राहुल को हीरा समझकर पत्थर से सर फोड़ बैठी। मैं मम्मी के साथ किशन के घर पहुंच गई। उस समय किशन अपने घर पर नहीं था। नौकर ने मुझे बाहर हॉल में ही बैठा दिया। मम्मी और मुझे बैठे काफी देर हो गए थे, लेकिन किशन अभी तक नहीं आया था। और तब तक मैं नौकर से पूछकर किशन के कमरे में चली गई। इतना साफ सुथरा कमरा था कि कहीं से भी किशन का कमरा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह बहुत ही पढ़े लिखे इंसान का कमरा है। और फिर अचानक ही मेरी नज़र एक ऐसी चीज पर पड़ी कि मैं वहीं दिल थाम कर बैठ गई। सामने ही दीवार पर शीशे लगे फ्रेम में उन्हीं कांच की टूटी चूड़ियों के टुकड़ों से राधा लिखा हुआ था, जिसका मतलब है किशन मुझे उसी समय से इतनी मोहब्बत करता है और मैं उसकी मोहब्बत को पहचान नहीं पाई। किशन ने जब मुझे पहली बार चूड़ियां गिफ्ट की थी तो मैंने उन्हें पैरों से कुचलकर तोड़ दिया था। किशन ने उन चूड़ियों के टुकड़े को संभाल कर रख लिया था और आज तक उन्हें संभाल कर रखे हुए है। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, मुझे पता ही नहीं चला और किशन मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया था। और जब उसने राधा कहकर पुकारा तो मैं अचानक ही पलटी थी। वह तो बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहा था। वह लापरवाह लोफर सा किशन कहीं खो गया था और मेरे सामने एक सज्जन व्यक्ति खड़ा था जिससे देखकर कोई कहीं नहीं सकता था कि वह अनपढ़ है। मैं रोती हुई अचानक से किशन के सीने से जा लगी। मैंने सारी मर्यादाएं तोड़ दी थी। मैं यह भूल गई थी कि मैं एक शादीशुदा हूँ और किशन से मेरा कोई संबंध नहीं है। किशन बहुत देर तक यूं ही खड़ा रहा और मैं किशन के सीने से लगी रोती रही। मेरे मुंह से बस यही शब्द निकल रहे थे कि किशन मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, शायद इसलिए भगवान ने मुझे इतनी बड़ी सजा दी है। बहुत देर बाद किशन ने मेरे सिर पर हाथ रखा और उसने कहा, राधा मैंने तुम्हें कभी कसूरवार ठहराया ही नहीं था, गलती तो मेरी ही थी जो मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतरा। मैं अपने आंसू पोंछती हुई किशन के सीने से अलग हो गई। थोड़ी देर बाद किशन बोला कि राधा मेरे दिल के दरवाजे अभी भी तुम्हारे लिए खुले हैं। मेरे दिल में तुम्हारे सिवा कोई और लड़की नहीं है, चाहो तो झांक कर देख सकती हो। और एक पल के लिए किशन के चेहरे पर वही शरारत उभर आई थी जो अब से 4-5 साल पहले वाले लापरवाह से किशन के चेहरे पर हुआ करती थी। मैंने रोते हुए कहा, किशन अब मैं तुम्हारी मोहब्बत के काबिल नहीं हूँ। मैं राहुल की त्यागी हुई पत्नी और एक बांझ औरत हूँ। जिस पर किशन ने कहा कि राधा तुम मेरे लिए वही 4 साल पहले वाली राधा हो जिससे मैं बेतहाशा मोहब्बत करता था और आज भी उतनी ही मोहब्बत करता हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम शादीशुदा और बांझ हो, लेकिन मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती थी कि किशन की जिंदगी में रोशनी भरने के बजाय उसकी जिंदगी में अंधेरा भर देती।
क्योंकि मैं उसे बच्चों की खुशी नहीं दे सकती थी और राहुल ने मुझे जो जख्म दिया था वह अभी भी ताज़ा था और पता नहीं क्यों मेरा दिल अब किसी मर्द पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। मर्द मर्द ही होता है, कहीं ऐसा ना हो कि कल को किशन को भी बच्चों की चाहत होने लगे और वह मुझसे नजरें चुरा ले। और फिर मैं वहां रोती हुई बाहर भाग आई और मैं अपनी मम्मी का हाथ पकड़कर अपने घर वापस आ गई। मेरे पापा और मेरे भाइयों ने भी मेरी हालत को देखते हुए मुझे माफ कर दिया था। अगले दिन फिर किशन मेरे पास आया। उसने उदासी भरे शब्दों में कहा कि राधा, मुझे नहीं पता था कि मेरी मोहब्बत इतनी खोखली है कि भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया और तब भी तुमने मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया। और अगर आज तुमने मेरी मोहब्बत को नहीं अपनाया तो मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा और कभी लौट कर तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। मैं यह कांच की चूड़ियां तुम्हारे लिए लाया हूँ। अगर तुम्हें मेरी मोहब्बत स्वीकार हो तो इन्हें पहनकर बाहर आ जाना, नहीं तो इन्हें तोड़कर उनके टुकड़े मेरे पास ले आना। और इतना कहकर किशन कांच की चूड़ियां मेरे बेड पर रखकर चला गया। मैं बहुत देर तक उन कांच की चूड़ियों को देखती रही। भगवान ने मुझे एक सच्चे प्यार को पाने का दूसरा मौका दिया था और अब मैं उस मौके को छोड़ना नहीं चाहती थी। मैंने वह कांच की चूड़ियां उठाई और अपने हाथों में पहन ली। फिर जब मैं बाहर निकल कर आई तो किशन मम्मी के साथ बातों में बिजी था। मैंने अपने हाथ पीछे कर रखे थे। मुझे बाहर आते देख किशन के चेहरे का रंग बदल गया था। वह शायद यही सोच रहा था कि मैं चूड़ियों के टुकड़े करके लाई हूँ। और जब मैंने उसके सामने आकर अपने हाथों को सामने किया तो वह खुशी से उछल पड़ा। उसने मम्मी का लिहाज किए बिना मेरे हाथों को चूम लिया। मम्मी ने खासकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया तो उसने जल्दी से मेरे हाथ छोड़ दिए। मैं हंसती हुई अपने कमरे में भाग गई। मेरी तरफ से हाँ होते ही शादी की तैयारी शुरू हो गई और उधर मेरे भाइयों और पापा ने राहुल से तलाक लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दे रखी थी। एक हफ्ते में ही मेरा और राहुल का तलाक हो गया और मेरी शादी किशन से हो गई। मेरे माँ और पिता ने मेरी शादी बहुत ही धूमधाम से की, मानो ऐसा लग रहा था कि यह मेरी पहली शादी है और शादी की खुशी क्या होती है वह मुझे अब महसूस हो रही थी। इससे पहले तो मैं राहुल के साथ बस कोर्ट मैरिज की थी। सुहाग की सेज पर बैठी मैं किशन का इंतजार कर रही थी तो मेरे दिल में कहीं भी राहुल की परछाई तक नहीं थी। बस किशन के नाम से ही दिल धड़क रहा था। और जब किशन कमरे में आया तो मैं और भी सिमट कर बैठ गई। और जब किशन ने मुझे बाहों में भरते हुए मेरे कान के पास आकर मदहोश लफ्जों में कहा कि राधा, मैंने तुमसे कहा था ना कि कृष्ण तो सिर्फ राधा के हैं, बाकी तो सब गोपियां हैं, तो मैंने शर्मा कर अपना सर किशन के सीने में छुपा लिया और किशन ने भी मुझे अपनी बाहों में भर लिया था। किशन के साथ जिंदगी इतनी हसीन हो जाएगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। किशन की मोहब्बत के साये में 2 साल गुजर चुका था। मैं किशन को अपनी और राहुल की सारी कहानी सुना दी थी। फिर किशन ने मेरा इलाज करवाना शुरू कर दिया और डॉक्टर ने उम्मीद दिलाई कि इलाज के बाद मैं माँ बन सकती हूँ। और एक दिन मार्केट में शॉपिंग करते हुए मेरी मुलाकात राहुल से हुई, लेकिन राहुल के चेहरे पर जरा सी भी रौनक नहीं थी। मुझे देखते ही वह मेरे पास आया और मुझसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि अंजलि, मैं और मेरी माँ ने तुम्हारे साथ जो किया था उसकी सज़ा मुझे भगवान ने दे दी है और मेरी माँ पैरालाइसिस हो गई है और वह बिस्तर पर पड़ी रहती है। मेरी माँ को पोता खिलाने की बहुत जल्दी थी और जब मेरी शादी के 2 साल बाद भी महिमा प्रेग्नेंट नहीं हुई तो मैं और महिमा ने अपने टेस्ट करवाए, जिसमें महिमा की रिपोर्ट तो नॉर्मल थी, लेकिन मेरी रिपोर्ट में आया कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। अब महिमा दिन रात मुझे बांझ होने की ताने देती रहती है। फिर उसने कहा कि अंजलि, मुझे तुम्हारी मोहब्बत बहुत याद आती है, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकता क्योंकि तुम मेरी जिंदगी से जा चुकी हो। लेकिन बस एक काम कर सकता हूँ कि मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग सकता हूँ। अगर तुम माफ़ कर सकती हो तो प्लीज़ ज़रूर कर देना और हो सकता है तुम्हारे माफ़ करने से मेरी ज़िंदगी में आए हुए दुख थोड़े कम हो जाएं। मैंने कसकर किशन का हाथ पकड़ा और किशन की तरफ देखते हुए राहुल से कहा कि राहुल, मैंने तुम्हें कब का माफ़ कर दिया है और जब भगवान ने तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा दे दी है तो फिर भला मैं कौन होती हूँ तुम्हें सज़ा देने वाली। और इतना कहकर मैं आगे बढ़ गई। राहुल हारे हुए जुआरी की तरह मुझे देखता रहा और मैं किशन का हाथ थामे आगे बढ़ती जा रही थी, जहाँ की मेरी जिंदगी में मेरे लिए खुशियाँ ही खुशियाँ थी। और फिर कुछ दिनों के इलाज के बाद मैं और किशन मम्मी पापा बन गए
और हमारा जीवन खुशियों से भर गया और फिर हम अपना जीवन खुशी खुशी जीने लगे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये कहानी काफ़ी पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हो सके तो इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और जिन्होंने इस कहानी का पार्ट 1 नहीं देखा है उनके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट हमारे चैनल पर जाकर भी इसे देख सकते हैं। और ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत